नमस्कार दोस्तों, आपको भगवान बुद्ध चैनल में दिल से स्वागत है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा। लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी भी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन के थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्कर में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्कर को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्कर को तोड़ कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टाल रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई बिवाई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर के नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादा गांववासी सो रहे होते हैं तभी अपने पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वह अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तब तक यह महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी दोपहर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और यह महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनय भरे स्वर में कहता है, मुनिवर,
मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टाल रहता हूं। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूं। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टाल रहता हूं और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर पश्चाताप होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस और टाल मटोल के बुरे दुष्चक्र में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस से वह सुख है जो हमें दुख देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय भी व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्कर में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से समर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचक है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से, सांस दाईं नाक से ज्यादा चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओ तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकरना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है। तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग, यह अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खोलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं।
जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमको पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकन और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वह भी कम से कम 30 मिनट रोज सुबह में। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वह सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वह अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेला पनूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती है। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है, और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित्त करने में मदद मिलती है। सुबह की छठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2 या 3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है।
सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस से महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगे तो नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों की सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों की सुबह की शुरुआती मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद देर से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता, वह हम ही हैं। वह हमारी ही कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद लो, क्योंकि किसी भी बहाने से सुबह हाथों पर मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो यह थी वह 8 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल भी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं
और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूं। कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी, वह धन की पोटली। उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं, लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है। हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहां सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने, अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है। मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे
उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, हे लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ, यह देख। उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहां पानी पीने आया था वह कहां गया? इस पर वह बुढ़िया कहती हैं, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहा? वह पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा नहीं है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वहीं संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया।
लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं। कैसे जुटा, हम मेरे पास इतना धन नहीं है। और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है, उन संत के। इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग, सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है। गलत क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर, भरे राज दरबार में, राजा को यह कह सके कि राजन आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी थर्रा आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली जमाएगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटा आना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है। चौथा कहां है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहां से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो, तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है, तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौट आया जाए, तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन,
आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूं, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूं ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसीलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं। और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुदा जब आप कम बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं।
अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं, तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतार चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोली हैं। भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।